वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी में। तो आज हमारे न्यू सिलेबस की प्लेलिस्ट की 12th क्लास है, यानी कि आज हम 12th टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे ज्योग्राफी के और पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं आज हम। और इकोनॉमिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है बार्टर सिस्टम से रिलेटेड, कि हमने बार्टर सिस्टम से शुरुआत करी थी अपनी इकोनॉमी की, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की, और कैसे हम धीरे धीरे बार्टर सिस्टम से मनी पे ट्रांसफर हुए, मनी सिस्टम पे ट्रांसफर हुए। ठीक है, तो आज हमारी ये 12th टॉपिक की क्लास है। तो इससे पहले की जो क्लासेस है उनको देखिए, उनको रिवाइज कीजिए, उनको पढ़िए और फिर आप इस क्लासेस पर आइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 12 जिसका नाम है फ्रॉम बार्टर टू मनी। फ्रॉम बार्टर टू मनी। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, और ये सारे जो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं कि मनी है और ये ट्रांजैक्शन क्या होता है और ये कमोडिटीज क्या होती हैं, तो इन सब को पहले हम समझेंगे और फिर एक स्टोरी की तरह जानेंगे कि कैसे हमारा जो पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो बार्टर सिस्टम से शिफ्ट हुई, कैसे मनी सिस्टम पर। ठीक है, ओके, चलिए देखें। तो सबसे पहले जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, देखो पहले के टाइम पे जब कोई मनी का कंसेप्ट नहीं था, जैसे आज के टाइम पर अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप मान लीजिए एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप ब्रेड का पैकेट के बदले में उस दुकानदार को कुछ ना कुछ रुपए देते हैं, जैसा आपने उसको 20 रुपए दिए, 25 रुपए दिए, 30 रुपए दिए, तो यानी आप उसको मनी देते हो बदले में। तो ये जो सिस्टम है ये तो मनी सिस्टम है। लेकिन पहले के टाइम पर जब ये मनी वाला कंसेप्ट नहीं होता था तो लोग बार्टर सिस्टम किया करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि आपने किसी से कोई चीज ली है, आपने किसी से अगर मान लीजिए ब्रेड का पैकेट लिया है तो बदले में आपने उसको भी वो चीज दी है जो उसको चाहिए। जैसे मान लीजिए उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए एक पेन चाहिए उसको, और आपको चाहिए एक ब्रेड का पैकेट, तो आपने उससे ब्रेड का पैकेट लिया और बदले में उसको पेन दे दिया। तो आप जब कमोडिटीज एक्सचेंज करते हो, कमोडिटीज मतलब वस्तुएं यानी कि चीजें, तो जब आप कमोडिटीज एक्सचेंज करते हो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तो उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इसीलिए इसको हिंदी में कहा जाता है, बार्टर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है वस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली। प्रणाली मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वस्तुओं का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, जिसमें वस्तुओं का एक्सचेंज होता है, उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। क्या बिना मनी यूज किए जब आप गुड्स यानी कमोडिटीज को, वस्तुओं को या फिर सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को लिफ्ट दी, उसने आकर के आपके घर में झाड़ू लगा दी, तो आपने उसको एक सर्विस दी, उसने आपको दूसरी सर्विस लौटा दी, तो ये भी क्या एक तरीके का, ये भी बार्टर सिस्टम है। तो मैं आपको बहुत अजीब अजीब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होगा नहीं रियल लाइफ में भी, बट आप ऐसा समझने के लिए मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है। तो बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि जब आप गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं विदाउट यूजिंग मनी, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। मनी क्या होता है? तो मनी इज अ कॉमन टूल दैट एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स एंड यूजेस इन ऑर्डर टू मेक और रिसीव पेमेंट्स। यानी मनी वो एक कॉमन टूल होता है। कॉमन टूल का मतलब है कि वो जिसको जो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिसको, यानी कि अगर हमारे देश में जो मनी है वो रुपी है, तो रुपी को हमारे देश में हर एक व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि नहीं जी मैं ये मनी जो है एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं, हमारे देश का हर एक व्यक्ति उस मनी को एक्सेप्ट करेगा। तो मनी क्या होता है? द कॉमन टूल दैट एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स, एक ऐसा कॉमन टूल जिसको हर एक व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, एंड यूजेस इन ऑर्डर टू मेक और रिसीव पेमेंट्स, और उसको पेमेंट्स करने में या रिसीव करने में यूज करता है। ठीक है, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो भी आप उसको पैसे दोगे, ठीक, और अगर आप किसी से पेमेंट ले रहे हो तो भी आप उसे रुपीज लोगे, पैसे लोगे। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, किसके बदले में? तो गुड्स और सर्विसेज के बदले में।
क्लियर है? ठीक है, चलिए बेटा ये जो आपके डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं आपके, ये आप एक बार जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है 9999783648। तो जो भी आपके ऐसे डाउट हैं आप उसको उस लाइन पर नंबर पर आपके कॉल करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट है ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन को हम आम बोलचाल में कह सकते हैं लेन देन, कि जो हम लेन देन करते हैं उसी को ट्रांजेक्शन कहा जाता है। लेन देन करना, ट्रांजेक्शन। जैसे आप कोई पेमेंट करते हो तो उसको ट्रांजेक्शन कहते हैं कि हमने ट्रांजेक्शन दिखाओ। तो ट्रांजेक्शन क्या है? अ पीस ऑफ बिजनेस दैट इज डन बिटवीन पीपल स्पेशली ऑन एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग। यानी एक ऐसा पीस ऑफ बिजनेस जो दो लोगों के बीच में होता है, खासतौर से जब कोई चीज खरीदी जाती है या फिर बेची जाती है, तो उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। कमोडिटीज क्या होती हैं? वस्तुएं, गुड्स। तो कमोडिटीज मतलब होता है प्रोडक्ट्स और गुड्स दैट कैन बी ट्रेडेड, बॉट एंड सोल्ड। तो वो वस्तुएं, वो चीजें जिनका व्यापार किया जाता है, जिनको खरीदा जाता है, जिनको बेचा जाता है, उनको हम कमोडिटीज कहते हैं। जैसे हम बाहर से क्या इंपोर्ट करते हैं? हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल एक तरह की कमोडिटी है जिसके बदले में हम पेमेंट करते हैं उन देशों को। ठीक है, डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो कोई भी एक करेंसी है जिसको हम यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, जो दूसरा देश एक्सेप्ट करे। अब मान लीजिए हमें रुपये में पेमेंट करनी है, लेकिन हो सकता है वो देश रुपये में पेमेंट एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि रुपये तो हमारी करेंसी है ना, इसलिए तो हमें उसी करेंसी में पेमेंट करनी होगी जिस करेंसी में वो दूसरा देश पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है बात? तो जो चीजें हम खरीदते हैं, बेचते हैं या उनका व्यापार करते हैं, उनको हम कहते हैं कमोडिटीज। ठीक है, आगे चलें। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में होंगे। आप बुक जब खोलोगे अपनी, तो उसमें आपको जो चैप्टर दिया है फ्रॉम बार्टर टू मनी, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिए होंगे कि हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो बार्टर सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, या किसी एक करेंसी की टाइप के एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिलेंगे, उनके कुछ इमेजेस वगैरह आपके बुक में दे रखी हैं। जैसे एक इमेज होगी आपके बुक में स्टोन मनी। स्टोन की मनी है, मतलब एक स्टोन का पत्थर, मतलब पत्थर है एक जिसको एक मनी के रूप में बना रखा है। जायंट डिस्क ऑफ रॉक, मतलब एक जायंट डिस्क है, एक बहुत बड़ी डिस्क है, ऐसी एक डिस्क है रॉक की, पत्थर की, चट्टान की। ठीक है, तो क्या है ये? तो कॉल्ड राय स्टोन्स, इसको राय स्टोन कहा जाता है। वर यूज्ड एज मनी, इसको मनी की तरह यूज किया जाता था ऑन द यैप आइलैंड। कहां पर? यैप आइलैंड पर। कहां पर है आइलैंड? तो यैप आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन कंट्री ऑफ माइक्रोनेशिया। तो पैसिफिक कंट्री जो है, पैसिफिक ओशन की जो कंट्री है माइक्रोनेशिया, वहां पर इसको, उसके यैप आइलैंड पर इसको करेंसी की तरह यूज किया जाता था, मनी की तरह यूज किया जाता था। ठीक है, तो इसकी इमेज जो है वो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको आप देखें उसमें और ऑब्जर्व करें, और बस उतना ही आप याद रखें कि ये वाली जो करेंसी है ये कहां यूज की जाती थी? तो यैप आइलैंड पर, जो कि आपका पैसिफिक ओशन कंट्री है माइक्रोनेशिया, उसका पार्ट है। ऐसा ही एक और एग्जांपल है द एस्टेक कॉपर ताजादेरो। ये क्या है? तो स्पेनिश वर्ड फॉर चॉपिंग नाइफ, एक चॉपिंग नाइफ है जिसको स्पेनिश में कहा जाता है ताजादेरो। एक स्पेनिश नाइफ है, मतलब चॉपिंग नाइफ है जिससे चीजों को काटा जाता है, चॉप किया जाता है, उसके लिए स्पेनिश वर्ड है ताजादेरो। तो एक एस्टेक कॉपर ताजादेरो है, यानी एक चॉपिंग नाइफ है। वॉज ए फॉर्म ऑफ मनी, जिसको मनी की तरह यूज किया जाता था। कहां पे? तो सेंट्रल मैक्सिको में एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के जो कुछ देश हैं वहां पे। क्लियर है? यानी ये जो चॉपिंग नाइफ का जो एक मनी का जो एक सिंबल है, चॉपिंग नाइफ, इसको कहां पे यूज किया जाता था एज ए मनी? तो इसको सेंट्रल मैक्सिको में या सेंट्रल अमेरिका के कुछ पार्ट्स में इसको यूज किया जाता था। ऐसे ही एक और एग्जांपल है तेवाऊ। तेवाऊ क्या है? तेवाऊ है अ रेड फेदर कॉइल मेड फ्रॉम बर्ड्स फेदर्स। चिड़ियों के पंख से बना हुआ एक रेड कलर का फेदर कॉइल। कॉइल मतलब होता है अगर कोई भी चीज इस तरीके से हमने लपेट रखी है तो उसको हम कॉइल कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले के टाइम में मॉर्टिन और ये सब की जो कॉइल आती थी, इसको जलाते थे तो मच्छर भागते थे, तो इसको कोई भी चीज अगर इस फॉर्मेशन में है तो उसको कॉइल कहा जाता है।
तो चिड़िया के पंख से बनी हुई एक रेड कलर की ऐसी फॉइल होती है, इसको भी यूज एज मनी ऑन द सोलोमन आइलैंड्स। इसको भी मनी के तौर पर कहां पे इस्तेमाल किया जाता था? सोलोमन आइलैंड्स पर। तो मैं आपको एक काम दे रहा हूं, तो आपका काम यह है कि आपको इन तीनों के इमेजेस देखने हैं। ये आपका होमवर्क आप मान सकते हैं कि आपका होमवर्क है कि आपको इन तीनों के इमेजेस जो है वो कहीं भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं या फिर एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप एनसीईआरटी में चेक करें। ठीक है, क्लियर है? जय हिंद बेटा, जय हिंद। बेटा मैंने आपके कमेंट पढ़ लिए हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपके जो डाउट्स हैं, जो आप लोकेशन वगैरह जो आप जानना चाह रहे हैं, इसके लिए आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई इकोनॉमी में पहली बात तो ये कि मनी की जरूरत क्यों पड़ती है। वाई डू वी नीड मनी? वाई डू वी नीड मनी? हमें मनी की जरूरत क्यों है? पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई जब बार्टर सिस्टम से काम चल रहा था तो पैसे की जरूरत हमको क्यों पड़ी? तो कुछ कारण है उसके। वो कारण क्या क्या है वो हम जानते हैं, समझते हैं उसको। पहला कारण है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पहला कारण है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी बुक में भी जो चैप्टर है फ्रॉम बार्टर टू मनी, इसमें एक कहानी दे रखी है एक किसान की, जिसके पास एक बैल है, ठीक है, ऑक्स है। तो उस ऑक्स को वो लेकर के जाता है मार्केट में। अब उसको अलग अलग चीजें खरीदनी है, उसको चावल भी खरीदने हैं, उसको गेहूं भी खरीदने हैं, उसको तमाम अलग अलग चीजें मार्केट से खरीदनी है। अब खरीदने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास केवल एक बैल है। अब पैसा उसके पास है नहीं, मनी है नहीं, तो वो कैसे इस्तेमाल करेगा उसको? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो उस बैल को एक पैकेट ऑफ ग्रेन के लिए बेच दे, यानी एक्सचेंज करने के लिए वो किसी को अपना बैल दे दे और बदले में उससे एक बोरी या एक पैकेट जो है अनाज ले ले। तब तो फेयर ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है दोनों। बैल की कीमत ज्यादा होनी चाहिए और जो एक पैकेट का अनाज है उसकी कीमत कम होनी चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शन, ये एक्सचेंज है, ये तो फेयर नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर वो ये करे कि वो उस बैल को दे करके कुछ छोटे छोटे पैकेट्स अनाज के ले ले, बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स अनाज के ले ले, और फिर जो भी चीजें उसको खरीदनी है वो उन अनाज के पैकेट के बदले में खरीद ले। दूसरा उसके पास जो ऑप्शन है वो ये है। बट होता क्या है कि जब मान लीजिए आपको कोई चीज चाहिए, जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि आपको मान लीजिए मार्केट से शर्ट खरीदनी है, ठीक है, आपको मार्केट से शर्ट खरीदनी है और आपके पास है बुक, आपके पास है बुक। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आपको बुक देनी है और शर्ट लेनी है। तो सबसे पहले आपको मार्केट में वो इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास शर्ट हो और उसको बुक की जरूरत हो, जिसके पास शर्ट हो और उसको बुक की जरूरत हो। मान लीजिए आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसके पास शर्ट तो है बट उसको बुक की जरूरत ही नहीं है जो आपके पास है, तो वो आपसे एक्सचेंज करेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पहला कोइंसिडेंस तो ये कि आपको वो इंसान मिले जिसके पास शर्ट है, और दूसरा कोइंसिडेंस ये कि उसको भी बुक की जरूरत हो जो आपके पास है। तो ये हो गया डबल कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक। ठीक है, तो इत्तेफाक से आपको वो दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो। सॉरी, तो इसको कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो होना बहुत ना के बराबर पॉसिबल होता है। इसीलिए हम ये एक्सचेंज की जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? मनी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मैं बुक को बेच करके कुछ पैसे ले लूंगा और उसी पैसे से फिर शर्ट खरीद लूंगा। तो मनी जो है वो हेल्प करता है एक्सचेंज करने में, वो इस प्रॉब्लम को क्या करता है? सॉल्व करता है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर टू पीपल ईच हैव समथिंग। यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो लोग हैं और दोनों के पास कुछ है, द अदर वांट्स, और वो दूसरा व्यक्ति चाहता भी है, एंड कैन एक्सचेंज देम डायरेक्टली, और वो एक्सचेंज भी कर सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होना ही क्या कहलाता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो होना बहुत ही ना के बराबर पॉसिबल है। इसीलिए हमें मनी की जरूरत पड़ती है।
इसीलिए हमको मनी की जरूरत पड़ती है। दूसरा रीजन है कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, कि एक कॉमन वैल्यू होनी बहुत जरूरी है। कि जब आप बार्टर सिस्टम करते हो तो आप शर्ट को बुक के बदले में अगर एक्सचेंज करते हो तो दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए शर्ट के बदले में आप किसी से, आपके पास मान लीजिए क्या है, आपके पास कार है, तो आप किसी से शर्ट के बदले में कार तो एक्सचेंज नहीं करोगे ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। आप शर्ट के बदले में बुक एक्सचेंज कर सकते हो क्योंकि लगभग दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन आप शर्ट के बदले में कार एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। इसी को बोलते हैं कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। तो एन एग्रीड अपॉन वर्थ फॉर ए ट्रांजैक्शन दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, कि आपको एक ऐसी वैल्यू पे एग्री करना पड़ेगा जो दोनों के लिए इक्वल हो। इस वाली ट्रांजैक्शन में कार वाला जो व्यक्ति है वो एग्री नहीं करेगा। बुक वाले केस में दोनों एग्री करेंगे। तो अगर दोनों एग्री करेंगे तो ही बार्टर सिस्टम पॉसिबल है, अगर दोनों एग्री नहीं करते हैं तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। और ऐसे केस में हमको मनी की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, हम इसमें यही पढ़ रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड मनी, हमें मनी की जरूरत क्यों है। तो इन कारणों की वजह से हमें मनी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहला कारण कि डबल कोइंसिडेंस, दूसरा कारण कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू बी स्प्लिट इनटू पीसेस और पोर्शंस, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है क्या हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कार है, किसी के पास कार है, कार की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो कार से वो कोई एक चीज तो खरीद नहीं सकता, कार से वो अलग अलग चीजें खरीदेगा बहुत सारी, बट कैसे खरीद सकता है, कैसे खरीदेगा? क्या वो कार को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके बार्टर सिस्टम कर सकता है? तो नहीं। जिस व्यक्ति के पास, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसान वाला, उस किसान के पास एक बैल है, क्या वो बैल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकता है अलग अलग चीजें एक्सचेंज करने के लिए? नहीं कर सकता। तो डिविजिबिलिटी बोलते हैं उसको, कि डिविजिबिलिटी अगर पॉसिबल है तब तो आप बार्टर सिस्टम कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा अनाज है, तो आपने उस अनाज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके रख लिया और आप उससे जो है बाकी सारी चीजों को क्या कर रहे हो, बार्टर सिस्टम कर रहे हो, तब तो पॉसिबल है। बट अगर ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है, डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। तो हर एक केस में आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। तो डिविजिबिलिटी मतलब द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू बी स्प्लिट इनटू पीसेस और पोर्शंस, किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल की कैपेसिटी कि उसको हम पीसेस में या पोर्शंस में स्प्लिट कर सकते हैं, बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते हैं। अगर बांट सकते हैं तो बार्टर सिस्टम हो सकता है, और नहीं बांट सकते हैं तो फिर आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, अगला रीजन है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू बी कैरिड और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर से उसी एग्जांपल पे चलते हैं कि उस किसान के पास बैल था। अब उस बैल के बदले में उसको जो भी चीज चाहिए, वहां वो चीज लाने के लिए उसको अपना बैल लेके जाना पड़ेगा बार बार। जैसे उसको कुछ चीज चाहिए होगी फिर मार्केट अपना बैल लेके जाएगा। या उसने मान लीजिए छोटे छोटे पैकेट्स में अनाज को स्टोर करके रखा हुआ है, और जब भी उसको कोई चीज चाहिए होगी तो फिर वो अपना पैकेट उठाएगा सर पे, फिर लेके जाएगा मार्केट। तो लाने ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जबकि अगर आपके पास मनी है, पैसा है, तो मनी आपके लिए क्या है? उसके लिए आपको अपना पर्स लेना है, और आजकल तो फोन में होता है। तो लाने ले जाने में मनी आसान है। ठीक है, बार्टर सिस्टम में जो ये पोर्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट था बहुत प्रॉब्लम करता था कि आपको सारी चीज उठा के लेके जानी पड़ेगी। कोई चीज अगर बहुत भारी है तो वो भी उठा के लेके जानी पड़ेगी। तो उसमें कौन हेल्प करता है? मनी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया एक कारण पोर्टेबिलिटी। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है ट्रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट इंडिकेट्स इट्स लॉन्गेविटी एंड एबिलिटी टू विदस्टैंड डैमेज। लॉन्गेविटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितने लंबे समय तक रह सकती है, कोई चीज कितने लंबे समय तक रह सकती है। एंड एबिलिटी टू विदस्टैंड डैमेज, कोई चीज ऐसी जो लंबे समय तक विदाउट डैमेज रह सकती है, ड्यू टू विच इट कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिससे हम उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो क्या ये जो ड्यूरेबिलिटी है, क्या ये उस बैल की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है? क्या हम उस बैल को कई 50-60 साल तक रख सकते हैं? तो नहीं।
उसकी भी एक एज है, उसके बाद वो बैल मर जाएगा। या मान लीजिए हमारे पास अनाज है, क्या हम उस अनाज को कई सालों तक रख सकते हैं? नहीं, वो अनाज सड़ जाएगा। लेकिन पैसे को हम कितना भी रख सकते हैं, पैसा ऐसे नहीं खराब हो जाएगा। आपके अकाउंट में पैसा है, वो कितने भी सालों तक रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर फिजिकल करेंसी भी, आपके पास अगर नोट भी है, तो वो नोट भी खराब नहीं होंगे। समझ रहे हो बात? तो मनी की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। बाकी सारी चीजें जो हम बार्टर सिस्टम में यूज करते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए मनी की जरूरत पड़ती है। तो इतने सारे मैंने आपको कारण बताए कि मनी की जरूरत क्यों पड़ती है। मनी की जरूरत पड़ती है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है बार्टर सिस्टम में, कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होती है बार्टर सिस्टम में, डिविजिबिलिटी नहीं होती है बार्टर सिस्टम में, पोर्टेबिलिटी नहीं होती है और ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए हमको मनी की जरूरत पड़ती है। और क्या है? तो बार्टर सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट टुडे, बार्टर सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि बार्टर सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके दो कुछ एग्जांपल दिए हैं आपके सामने, ये इनके फोटोज भी बुक में दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हो बुक में। वन ऑफ देम इज द जुनबिल मेला, उनमें से एक जगह है जुनबिल मेला जहां आज भी बार्टर सिस्टम होता है। एक जगह है जुनबिल मेला। क्या है ये? जुन मीन्स मून इन असमीज, असमीज में यानी असम में मेला लगता है। तो असमीज में जुन का मतलब होता है मून और बील का मतलब होता है वेटलैंड। ठीक है, तो असम में ये मेला लगता है जुनबिल मेला, अ 3 डे एनुअल सोशो कल्चरल फेयर, एक 3 दिन का मेला लगता है। कहां पे? एट जुनबिल इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में जुनबिल नाम का एक गांव है, वहां पर ये जुनबिल मेला लगता है 3 दिन का। वहां पर लोग बार्टर सिस्टम करते हैं आज भी। तो हर साल लगता है मेला 3 दिन के लिए, 3 डे एनुअल सोशल, मतलब हर साल 3 दिन का मेला लगता है, वहां पे लोग आज भी बार्टर सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, बिगिनिंग इन द 15th सेंचुरी द चीफ ऑफ द तीवा, करबी, खासी एंड जैंतिया ट्राइबल कम्युनिटीज, 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो तीवा, करबी, खासी एंड जैंतिया ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये जो ट्राइब्स हैं ऑफ असम एंड मेघालय, कहां की ट्राइब्स हैं? असम और मेघालय के ट्राइब्स हैं। वुड गैदर एवरी ईयर, ये लोग हर साल इकट्ठे होते हैं और बार्टर सिस्टम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है करंट का, हाल फिलहाल के टाइम का, कि 15th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ये जो अलग अलग ट्राइब के जो चीफ हैं, तीवा, करबी, खासी, जयंतिया, जो कहां की ट्राइब है? जो असम और मेघालय की ट्राइब है, ये हर साल इकट्ठे होते हैं और बार्टर सिस्टम करते हैं। तो ये 2 एग्जांपल याद रखना कि आज के समय पे भी कहीं कहीं पे बार्टर सिस्टम ऐसे मतलब केवल एक मेले की तरह प्रैक्टिस किया जाता है, जरूरत के लिए नहीं, मेले की तरह। ठीक है, एक कल्चरल चीज की तरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के बेसिक फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस मतलब होते हैं कार्य, फंक्शंस मतलब कार्य, यानी कि मनी के कार्य क्या क्या हैं। पहली चीज, अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वुड मेक ट्रेड इजियर एंड सो मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। मनी की वजह से क्या होता है? अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आप एक्सचेंज करने के लिए आपके पास एक कॉमन मीडियम है। आप किसी को कोई चीज बेच रहे हो तो उससे आप पैसे लोगे, आप किसी से कोई चीज खरीद रहे हो तो उसको आप पैसे दोगे, तो आपके पास एक कॉमन साधन है कोई भी ट्रांजैक्शन करने का, वो है मनी। तो आपको एक तो इसमें हेल्प करता है। दूसरा, मनी एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू दैट कैन बी यूज्ड लेटर। मनी को आप स्टोर कर सकते हो, मनी की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो, जिसको आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हो, तो स्टोर करने में हेल्प करता है। मनी ऑल्सो सर्व्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, मनी जो है आपको कॉमन डिनोमिनेशन देता है। डिनोमिनेशन मतलब होता है जो अलग अलग करेंसीज होती हैं, करेंसी मतलब अलग अलग जो वैल्यू के जो नोट्स होते हैं, अलग अलग वैल्यू के जो नोट्स होते हैं, जैसे 2 रुपए का सिक्का है, 5 का सिक्का है, कॉइन है, मतलब 10 का कॉइन है, ठीक है, 20 का नोट है, 50 का नोट है। तो ऐसे जो अलग अलग वैल्यू के जो नोट या कॉइन होते हैं उसको डिनोमिनेशन कहा जाता है। तो मनी ऑल्सो सर्व्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन दैट मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनेबल्स द कंपैरिजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइसेस। तो आप अलग अलग चीजों को कंपेयर कर सकते हो प्राइसेस के हिसाब से, कि एक पेन जो है ये 50 रुपीज का है, एक पेन जो है वो 10 रुपीज का है, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजन करने में क्या करता है? मनी हेल्प करता है। The fact that money is accepted as a way of making deferred payments makes money as a standard of deferred payment.
मनी की वजह से आप डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हो। अब ये क्या होता है जी, डेफर्ड पेमेंट? मनी आपको डेफर्ड पेमेंट करने में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट है ये। मनी आपको डेफर्ड पेमेंट करने में हेल्प करता है। डेफर्ड पेमेंट होती क्या है? डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आपने कोई चीज अगर खरीदी है तो आपने वो चीज तो ले ली अभी, लेकिन आप पेमेंट बाद में कर रहे हो। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल होता है जैसे आप कोई चीज खरीदते हो आज के टाइम पे, जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी आप फाइनेंस कराते हो, तो आप गाड़ी के जो पैसे हैं, गाड़ी का जो तरह से कीमत है, वो आप धीरे धीरे करके उसको बाद में पे करते हो एज ए ईएमआई, ठीक है, एज ए इंस्टॉलमेंट। तो वो एक तरह का क्या होता है, वो होता है डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट वेयर अ बायर परचेजेस नाउ एंड पेज लेटर। जहां एक बायर चीजें खरीदता पहले है, चीजें खरीदता अब है, लेकिन पे बाद में करता है, तो उसको हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट में आपको कौन हेल्प कर रहा है? मनी। तो ये सारे काम किसके हैं? मनी के हैं, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, कॉमन डिनोमिनेशन होता है, डेफर्ड पेमेंट होता, डेफर्ड पेमेंट में हेल्प करता है। तो ये सारे काम किसके हैं? ये सारे काम मनी के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, द जर्नी ऑफ मनी। अब आते हैं मनी की जर्नी पर। जर्नी मतलब कि भाई कैसे हम बार्टर सिस्टम से मनी की तरफ शिफ्ट हुए, उसकी जर्नी क्या रही। तो अलग अलग टाइम पीरियड में हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में जो राजा हुआ करते थे, उनके टाइम पर क्या करेंसी यूज हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे करेंसी जो है वो चेंज होती गई, इसको समझते हैं, द जर्नी ऑफ मनी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉइनेज। कॉइनेज मतलब कॉइन, कॉइन की एज, कॉइन की एज यानी कॉइन का जो युग था जहां पे कॉइन इस्तेमाल करते थे। भाई नोट जो है बहुत बाद में आए हैं, आज जो हम नोट यूज करते हैं वो तो बहुत बाद में आए हैं, पेपर करेंसी। पहले कॉइन इस्तेमाल करते थे लोग, क्योंकि कॉइन जो बनते हैं वो मेटल से बनते हैं, और पहले कॉइन डिपेंड करता था कि अगर कॉइन गोल्ड का है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, सिल्वर का है तो थोड़ी कम है, अगर कॉपर का कॉइन है तो और वैल्यू कम है, तो उसके मेटल पे डिपेंड करता था। तो पहले कॉइन इस्तेमाल करते थे लोग। तो इसके लिए एक वर्ड याद करना है, मिंटिंग। मिंटिंग मतलब होता है कॉइन बनाने की प्रोसेस। सिंपल, कॉइन बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? मिंटिंग कहते हैं। और जहां पे कॉइन बनाए जाते हैं उसको मिंट कहते हैं। कॉइन बनाने की जो प्रोसेस है उसको मिंटिंग कहते हैं, और जहां पे कॉइन बनाए जाते हैं उसको मिंट कहते हैं। तो मिंटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉइन्स, उसको मिंटिंग कहते हैं। और अ मिंट रेफर्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दैट प्रोड्यूसेस कॉइन्स दैट आर यूज्ड एज अ नेशंस करेंसी। और मिंट वो जगह होती है जहां पे कॉइन प्रोड्यूस किए जाते हैं। The minting and issue of coins was controlled entirely by the rulers. यानी कि मिंटिंग और कॉइन्स इशू करना, ये दोनों चीजें पहले राजा किया करता था। यानी जब हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं थी, अंग्रेज भी नहीं आए थे, बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम, एंशिएंट की बात कर रहे हैं, तो जब राजा हुआ करते थे तो दोनों काम राजा के हाथ में होते थे, कि मिंटिंग कौन कराएगा? राजा कराएगा। कॉइन इशू कौन करेगा कि भाई ये इतने का कॉइन है, इतने का कॉइन है, ये भी काम किसका है? ये भी राजा का है। तो पहले पावर राजा के पास होती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं एलॉय, क्योंकि पहले कॉइन्स बनते थे एलॉय से। एलॉय क्या होता है? एलॉय मतलब होता है अ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स। एलॉय एक ऐसा मेटल होता है जिसको दो या दो से ज्यादा मेटल से मिला करके बनाया जाता है, जिसको दो या दो से ज्यादा मेटल से मिला करके बनाया जाता है। जैसे ब्रोंज एक एलॉय है, जैसे ब्रास एक एलॉय है, ठीक है। तो एलॉय वो होता है जिसको दो या दो से ज्यादा मेटल से मिला करके बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो मेटल बनता है वो स्ट्रांग होता है, कॉइन जो बनता है वो स्ट्रांग होता है, जो कॉइन बनता है इससे वो स्ट्रांग कॉइन बनता है। द कॉइन्स वर मेड फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर और देयर अलॉयज। पहले के टाइम में, पुराने टाइम में जो कॉइन्स बनाए जाते थे वो प्रीशियस मेटल से बनाए जाते थे, बहुत महंगे महंगे मेटल से बनाए जाते थे। जैसे गोल्ड से मेटल बनाया जा रहा है, कॉइन बनाया जा रहा है, सिल्वर से कॉइन बनाया जा रहा है, कॉपर से बनाया जा रहा है, और उनके अलॉय से बनाया जा रहा है। दे वर कॉल्ड कर्षपण। इनको क्या कहा जाता था? कर्षपण या फिर पण, ठीक है। इनको कर्षपण या पण कहा जाता था। दे हैड सिंबल्स पंच्ड ऑन देम कॉल्ड रूपाज, और इनके ऊपर जो सिंबल पंच किया जाता था उसको कहते थे रूपाज। तो रूपाज, इनके ऊपर सिंबल पंच किया जाता था। पंच मतलब होता है एक सिक्के को जब हम गर्म करके रखते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, उसके ऊपर हम अगर किसी चीज को ऐसे पंच कर देंगे तो वो ठंडी होने के बाद वैसा ही शेप वो ले लेगा, उसको बोलते हैं पंच्ड कॉइन, उसको कहते हैं पंच्ड कॉइन, ठीक है। तो पहले के टाइम में गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, अलॉय के सिक्के बनाए जाते थे।
जिनको कर्षपण या पण कहा जाता था, और उनके ऊपर रूपा पंच किया जाता था। द वर्ड पण, ये जो पण वर्ड है, कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। इसको तमिल में, तेलुगु में और मलयालम में पणम कहते थे। ये जो पण वर्ड है, इसको तमिल में, तेलुगु में और मलयालम में पणम कहते थे। एंड इन कन्नड़ा एज हण, और इसको कन्नड़ में हण कहते थे, फॉर मनी। यानी मनी को हिंदी में पहले पण कहा जाता था, और तमिल, तेलुगु और मलयालम में इसको पणम कहते थे, और कन्नड़ में इसको हण कहा जाता था। ठीक है। द कॉइन्स वी यूज टुडे आर आल्सो अलॉयज कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ आयरन। आज के टाइम पे भी जो हम कॉइन यूज करते हैं वो भी अलॉय से ही बनते हैं, जिसके अंदर ज्यादा क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। दे कंटेन अदर मटेरियल्स, उसके अंदर और भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि क्रोमियम भी पाया जाता है, सिलिकॉन भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं, एक और वर्ड आता है ऑब्वर्स। ऑब्वर्स क्या होता है? ऑब्वर्स का मतलब होता है द साइड ऑफ ए कॉइन और मेटल, कॉइन और मेडल बियरिंग द हेड और प्रिंसिपल डिजाइन। यानी किसी भी कॉइन का वो हिस्सा जिस पर हेड बना हुआ है या प्रिंसिपल डिजाइन बना हुआ है, जो मेन चीज बनी हुई है, उसको कहा जाता है ऑब्वर्स, यानी हेड। जैसे आज के जो हम टाइम पे जो कॉइन ऐसे टॉस करते हैं तो बोलते हैं ना हेड या टेल। तो हेड क्या होता है? जिसपे सिंबल होता है, और कॉइन, टेल क्या होता है? जिसपे उसकी वैल्यू लिखी होती है। जैसे 10 रुपीज का कॉइन है तो हम हेड किसको बोलते हैं? जिसपे अशोक कैपिटल बना होता है। और टेल किसको बोलते हैं? जिसपे 10 लिखा होता है। ठीक है। तो ऐसे, तो ऑब्वर्स मतलब होता है हेड, ऑब्वर्स मतलब हेड। तो इन एंशिएंट टाइम्स द टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स, एंशिएंट टाइम में जो दो साइड होती हैं कॉइन की, हेड यानी ऑब्वर्स, एंड द टेल यानी कि रिवर्स, टेल मतलब रिवर्स, हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स एंड मोटिव्स एनग्रेव्ड ऑन देम। उनके ऊपर अलग अलग तरह के सिंबल्स बने होते थे। फॉर एग्जांपल द कॉइन्स ऑफ द चालुक्यास, जैसे एग्जांपल के लिए चालुक्यास के जो कॉइन्स थे उनके ऊपर हैड ए वराह इमेज, उनके ऊपर वराह इमेज था। वराह कौन है? वराह जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उसके ऊपर वराह इमेज हुआ करता था ऑन वन साइड, एक साइड पे, और एंड डेकोरेटेड 3 टायर्ड पैरासोल ऑन द अदर, और एक 3 टायर्ड पैरासोल होता था दूसरी साइड। पैरासोल मतलब होता है छतरी, पैरासोल का मतलब होता है छतरी। तो 3 छतरी ऐसे हुआ करती थी दूसरी साइड पे, एक साइड पे वराह की इमेज और दूसरी साइड पे 3 टायर्ड पैरासोल की इमेज। कौन से कॉइन्स पे? चालुक्यास के कॉइन्स पे। ठीक है। पहले के टाइम में एक आना जो हुआ करता था वाज इक्वल टू 1/16 ऑफ ए रुपी। यानी आज के टाइम पे जो हम 1 रुपी बोलते हैं ना, 1 रुपी, उसका 1/16 अगर आप कर दो, 1/16 अगर कर दो आप अगर, तो उसको पहले 1 आना कहा जाता था, एक आना, एक आना। ठीक है। ये आपने कुछ जैसे पहले सुना होगा, 4 आना, 8 आना, 16 आना। तो 16 आना मतलब 1 रुपया, 8 आना मतलब 50 पैसे, 4 आना मतलब 25 पैसे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक आना वॉज इक्वल टू 1/16 ऑफ ए रुपी। और अगर आप आज के टाइम पे कंपेयर करो उस टाइम की वैल्यू से, तो इन 1947 जब हम आजाद हुए थे, तो 1 आना कुड बाय अ डजन बनानास। आप एक आना में 1 दर्जन केले खरीद सकते थे पहले। जैसा आज के टाइम पे केले का रेट क्या रहता है? आज के टाइम पे 50 रुपए दर्जन, 60 रुपए दर्जन केले रहते हैं। 50 रुपए, 60 रुपए दर्जन आजकल केले रहते हैं, बट उस टाइम पे एक आना में 1 दर्जन केला आ जाता था। ठीक है। दिस साइन, ये जो रुपीज वाला जो साइन जो हम यूज करते हैं अपने देश में, दिस साइन वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010। इस साइन को हमने 2010 में अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और किसने बनाया है साइन? तो इट वाज डिजाइन्ड बाय उदय कुमार। इसको बनाया है उदय कुमार ने। कौन है उदय कुमार? तो फ्रॉम द आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे से बिलोंग करते हैं। और ये जो सिंबल है, द सिंबल इज अ मिक्स ऑफ द देवनागरी रा एंड द रोमन आर। इसको देवनागरी के रा, यानी देवनागरी वाला रा ऐसा, और रोमन का आर, इसको मिला करके बनता है ये वाला सिंबल, हमारे रुपये का सिंबल। तो जो रुपये का सिंबल है वो देवनागरी के रा से और रोमन के आर से मिला करके बनाया गया। ठीक है। तो ये हमने बात करी अभी तक कॉइन्स के बारे में। अब आते हैं पेपर मनी। पेपर मनी मतलब जो पेपर की मनी होती है।
तो पेपर मनी और करेंसी वाज फर्स्ट यूज इन चाइना। पहली बार पेपर मनी या करेंसी को पहली बार इस्तेमाल कहां किया गया? चाइना में इस्तेमाल किया गया। एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी। और भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया लेट 18th सेंचुरी में। ठीक है। डिनोमिनेशंस मैंने अभी आपको बताया था, डिनोमिनेशन क्या होते हैं? जो अलग अलग वैल्यू के कॉइन्स या नोट्स होते हैं उनको डिनोमिनेशन कहा जाता है। तो यूनिट्स इन विच कॉइन्स एंड पेपर नोट्स आर क्लासिफाइड, वो अलग अलग यूनिट्स जिसमें कॉइन्स या पेपर नोट्स को बनाया जाता है उसको डिनोमिनेशंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए डिनोमिनेशंस ऑफ इंडियन करेंसी इंक्लूड 50 पैसे, हालांकि अब नहीं होते, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के कॉइन्स हैं, यहां तक है तो कॉइन्स हैं। पेपर नोट्स किस किस के हैं? तो 10 रुपए का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, 500 का नोट है। तो इनके नोट पाए जाते हैं और उनके कॉइन्स पाए जाते हैं। While coins are used for smaller denominations, कॉइन जो होते हैं वो छोटे डिनोमिनेशन के लिए होते हैं, जैसे 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। पेपर करेंसी यूज फॉर हायर डिनोमिनेशन, पेपर करेंसी को हम बड़ी डिनोमिनेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500, इनके लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब ये सारी करेंसीज इशू करने का काम किसका है आज के टाइम पे? पहले के टाइम पे तो राजा करता था भाई, लेकिन आज के टाइम पे ये काम किसका है? तो आज के समय पर ये काम है आरबीआई का। तो टुडे इन इंडिया वी हैव अ सेंट्रल अथॉरिटी कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज के समय पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है आरबीआई, दैट कंट्रोल्स द इशू ऑफ करेंसी। वो क्या करती है? वो करेंसी को इशू करती है, उसके पास ये पावर होती है करेंसी को इशू करने की। इट इज नॉट लीगल फॉर एनीबडी अदर देन आरबीआई टू इशू करेंसी। आरबीआई के अलावा अगर कोई और करेंसी इशू करता है तो वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। अगर आरबीआई के अलावा कोई और करेंसी इशू करता है, कोई और बॉडी अगर करेंसी इशू करती है तो वो इलीगल माना जाएगा, वो चीज इलीगल है। ठीक है। और अब बात करते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी। अब आज के समय पर जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी हम यूज करते हैं भाई, ये कॉइन और नोट्स के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आज हम ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आप समझ गए होंगे, जैसे कि ऑनलाइन जो हम पेमेंट करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ये वाली जो सारी चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम टेंजिबल फॉर्म्स ऑफ मनी, टेंजिबल मतलब होता है जिस चीज को हम छू सकते हैं उसको टेंजिबल कहा जाता है, जिसको टेंजिबल होता है जिसको छुआ जा सके। टेंजिबल होता है जिसको छुआ जा सके। तो अपार्ट फ्रॉम टेंजिबल फॉर्म्स ऑफ मनी सच एज कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, जैसे कॉइन्स और पेपर नोट्स को हम छू सकते हैं, उनके अलावा अच्छा इशू करने का मतलब होता है जारी करना, कि भाई ये कौन बताएगा कि भाई 5 रुपए का आज से सिक्का चलेगा, ये कौन इशू करेगा, कौन जारी करेगा? तो आरबीआई। इशू करने का मतलब होता है कोई चीज जारी करना, कोई चीज इंप्लीमेंट करना, उसको बोलते हैं इशू करना। ठीक है। तो टेंजिबल फॉर्म्स ऑफ मनी जैसे कॉइन्स, पेपर नोट्स, इनके अलावा मनी हैज टेकन इंटेंजिबल फॉर्म्स। आजकल मनी जो है इंटेंजिबल फॉर्म में भी आती है, यानी ऐसा मनी, ऐसी करेंसी जिसको हम छू नहीं सकते, फॉर्म्स दैट वी कैन नॉट टच एंड फील, जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड डिजिटल मनी। उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल मनी कहते हैं। और वो किस फॉर्म में होता है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। जैसे आपके अकाउंट में पैसा है, आपके अकाउंट में जो पैसा है, मनी है, वो क्या है? वो डिजिटल मनी है। ठीक है। आप अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो वो क्या है? डिजिटल मनी है। आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते। डिफरेंट पेमेंट मेथड्स लाइक डेबिट कार्ड्स, जैसे आज के टाइम पे बहुत अलग अलग तरह के पेमेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे डेबिट कार्ड यूज करते हैं जिसको एटीएम कार्ड भी कहते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जैसे कि आप आज कोई चीज परचेज कर लो और बाद में उसको धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड से पे करते रहो। नेट बैंकिंग आजकल यूज किया जाता है, यूपीआई बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म याद रखना यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांजेक्शन। इन सारी चीजों को आजकल ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। दीज मीडियम्स डायरेक्टली ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन बैंक अकाउंट इनटू अनदर। क्या करते हैं ये? तो ये सारे जो सिस्टम है, ये सारे जो मीडियम्स हैं, ये एक इंसान के बैंक अकाउंट से पैसे को डायरेक्ट दूसरे इंसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। क्यूआर कोड क्या होता है? तो आपने बहुत सुना होगा, देखा होगा, आपने खुद भी बहुत सारी पेमेंट करी होंगी। क्यूआर कोड क्या होता है? तो क्यूआर कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड्स। क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड्स।
यानी वो कोड जो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। आप जैसे उसके सामने अपना कैमरा खोलते हो या आप अपना जो भी स्कैनर खोलते हो तो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है क्यूआर, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड्स। दीज आर कलेक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स। तो आपने अगर क्यूआर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें ब्लैक और व्हाइट कलर के स्क्वायर होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग डिजाइन होते हैं हर एक क्यूआर के, विच आर रीडेबल बाय डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स। जिसको किससे रीडेबल किया, जो रीडेबल होता है किससे, यानी किसको किससे पढ़ा जाता है इसको, स्मार्टफोन से या फिर क्यूआर स्कैनर से। आप स्मार्टफोन से इसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, या क्यूआर स्कैनर से इसको पढ़ सकते हो। दे कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसीवर्स बैंक अकाउंट। इसमें रिसीवर के बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो पैसा ले रहा है अगर वो अपना क्यूआर दिखाएगा तो उसके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन उस क्यूआर में होगी। एंड आर यूज फॉर मेकिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, और इसको मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, यानी मनी के ट्रांजेक्शन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये है आपकी न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था हमारा फ्रॉम बार्टर टू मनी, ये हमने आज डिस्कस किया, जिसमें हमने शुरुआत करी बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम से हम कैसे धीरे धीरे शिफ्ट हुए, मनी की जरूरत क्यों पड़ी, मनी के काम क्या होते हैं, कॉइन क्या होते हैं, नोट क्या होते हैं, और ये जो नया सिस्टम आजकल चल रहा है यूपीआई वगैरह, इसके बारे में हमने जाना इस क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।